अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्रीज़ मिस्ट्रीज़ के साथ डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक रिव्यू एपिसोड है। इसमें हम 1973 की अरब इसराइल जंग का तफसीली जायज़ा लेंगे। याद रहे, सितंबर 1970 में मिस्र के इंतहाई पॉपुलर सदर जमाल अब्दुल नासिर इंतकाल कर गए थे। जमाल अब्दुल नासिर के बाद मिस्र की हुकूमत अनवर सादात के हाथ में आई, जो उनके पुराने साथी थे लेकिन पर्सनैलिटी और पॉलिटिकल एस्पायरेशंस में उनसे काफ़ी मुख्तलिफ थे। अनवर सादात ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले कोशिश की कि इसराइल के साथ कुछ अमन हो जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि इवन अगर उन्हें सिर्फ सिनाई ही वापस दे दिया जाए और फ़लस्तीनी कॉज पर कुछ भी पेशरफ्त ना भी की जाए, तब भी वो इसराइल के साथ सुलह कर लें। और उन्होंने अमेरिकन को इन्वॉल्व करके इस सिलसिले में कुछ अमन की कोशिशें की, लेकिन इसराइली उस ज़माने में काफ़ी एरोगेंस का शिकार थे। 1967 की वॉर में उनको जिस तरह एक वॉक ओवर किस्म की फ़तह मिली थी, उसके बाद उनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा था कि अरब हमसे लड़ तो सकते नहीं, जब भी लड़ेंगे हारेंगे, तो फिर हम उन्हें 1 इंच का भी कंसेशन क्यों दें, आखिर क्यों हम उनको कंसेशन दें। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड में इसराइलियों का यह ख्याल था कि अरब कभी भी उनके मुकाबले पर आ नहीं सकेंगे, तो दे वरंट रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। नतीजतन मजबूरन अनवर सादात को उस वाहिद ऑप्शन की तरफ जाना पड़ा जो उनको नज़र आया, और वो था जंग का। 1971 तक अनवर सादात डिसाइड कर चुके थे कि अब उन्हें इसराइल से जंग लड़नी ही पड़ेगी। तो इस मकसद के लिए उन्होंने दोबारा जमाल अब्दुल नासिर वाली अरब नेशनलिज़म वाली पॉलिसी को बहाल किया, शाम के साथ रवाबित इस्तवार किए, फ़लस्तीनियों के साथ रवाबित दोबारा मजबूत किए, और उसके बाद उन्होंने एक जंग की तैयारी शुरू कर दी। इंटरेस्टिंगली मिस्री फ़ौज के तमाम जर्नैलों का यह ख्याल था कि जंग हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि हमें एक और डिफ़ीट हो जाएगी, एक और शिकस्त हो जाएगी। मिस्री डिफेंस मिनिस्टर जनरल सादिक ने अनवर सादात को जंग से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। अनवर सादात लेकिन चूँकि जंग का फ़ैसला कर ही चुके थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा जर्नैल ढूंढा जो ये कहता था कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं। ये जनरल था जनरल सादुद्दीन अल शाज़ली। जनरल सादुद्दीन अल शाज़ली को अनवर सादात ने मिस्र का आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया और उन्हें यह टास्क दिया कि वो अपने प्लान को हरकत में लाएं और इसराइल के साथ एक जंग की तैयारी करें। जनरल शाज़ली ने जो प्लान बनाया वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी था, और इसके अलावा वो थ्योरेटिकली ब्रिलियंट भी था। उसमें उन्होंने जो चीज़ें नोट की हैं, कोल्ड हार्ड मिलिट्री लॉजिक से वो चले कि उनको भी इल्म था, सबको इल्म था कि इसराइली एयरफोर्स और इसराइली आर्मर डिवीजन्स, इनमें इसराइल की बर्तरी अरबों से बहुत ज़्यादा है और अरबों को उनके मुकाबिल पहुंचना शायद नामुमकिन होगा इन फीचर्स में। तो जनरल शाज़ली ने प्लान ये बनाया कि हम बजाय इसके कि इसराइली एयरफोर्स और आर्मर से टो टू टो मुकाबला करें, हम उनके एंटी वेपन्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो सैम अम्ब्रेला के ज़रिए उन्होंने प्लान बनाया कि इसराइली एयरफोर्स को काउंटर किया जाएगा। जनरल शाज़ली ने कहा कि सैम अम्ब्रेला नहर स्वेज़ के मशरकी किनारे जिस पर इसराइल काबिज था, उसके अंदर तक 12 किलोमीटर तक हमें फुल कवरेज दे सकती है इसराइली एयरफोर्स के ख़िलाफ़। और उसके अलावा आर्मर से डील करने का उन्होंने ये तरीका अपनाया कि इन्फेंट्री के ज़रिए आर्मर को काउंटर किया जाएगा, और इन्फेंट्री को RPG-7 और सैगर एंटी टैंक मिज़ल्स जो कि सोवियत यूनियन सप्लाई कर रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा मुसल्ला कर दिया जाएगा, ताकि इसराइल के टैंक जब भी अटैक करें तो उनको हर तरफ से इंतहाई थिक एंटी टैंक फायर का सामना करना पड़े और उन्हें पसपाई और शिकस्त पर मजबूर किया जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि नहर स्वेज़ क्रॉस करना, क्रॉसिंग द वाटर ऑब्स्टिकल, वेरी ट्रिकी मिलिट्री ऑपरेशन। तो जनरल शाज़ली ने उसकी भी बहुत मेटिकुलस प्लानिंग की। कहते हैं कि एक एक बोट के ऑक्यूपेंट्स भी इवन उनको पता थे कि किस बोट में किस वक्त किसने नहर स्वेज़ को क्रॉस करना है। इसराइलियों ने एक वॉल बनाई हुई थी, सैंड वॉल, नहर स्वेज़ के मशरकी किनारे पर, और उसके पीछे उनके बंकर थे जिनको बारलेफ लाइन कहते थे। वॉल को तोड़ने के लिए वाटर पंप्स यूटिलाइज करने का प्लान बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने जनरल शाज़ली के प्लान के मुताबिक सबसे पहले बोट्स में इजिप्शियन इन्फेंट्री ने क्रॉस करना था अपने एंटी टैंक वेपन्स के साथ, और उसके बाद उन्होंने 6 घंटे के अंदर अंदर ब्रिजेस बिल्ड करके टैंकों की क्रॉसिंग भी स्टार्ट करा देनी थी। और प्लान ये था कि 24 घंटे के अंदर 1 लाख फ़ौजी वो नहर स्वेज़ की मशरकी बैंक पर उतार देंगे। इसराइल की टोटल फोर्स जो नहर स्वेज़ की मशरकी बैंक पर थी वो 8000 सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा 10,000 उनके रिजर्व्स थे।
तो ये टोटल 18-20 हज़ार फौजी वो जंग के पहले 24 घंटों में ला सकते थे। उसके बाद वो अपने मैसिव रिजर्व्स ला सकते थे, लेकिन जनरल शाज़ली का ये ख्याल था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हम कामयाबी हासिल कर लें तो इसराइल के जब रिजर्व्स आएंगे उस वक्त तक हम नहर सुएज़ के मशरक़ी किनारे पर मजबूत पोजीशन में पहुँच चुके होंगे। इस प्लान की कामयाबी के लिए सख्त ज़रूरी था डिसेप्शन, इसराइल को सरप्राइज़ देना, क्योंकि अगर इसराइल को सरप्राइज़ ना मिलता, उन्हें हमले का पहले ही पता चल जाता, तो वो अपने रिजर्व्स को पहले मोबिलाइज़ कर लेते और ये क्रॉसिंग फेल हो जाती, जो कि इंतहाई रिस्की ऑपरेशन था। इस मकसद के लिए कई लेवल्स पर डिसेप्शन ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। अनवर सादात ने एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी फॉर डिसेप्शन बनाई और इसराइल को फॉल्स इंफॉर्मेशन फीड की गई। इसके अलावा एक्सरसाइजेस, फेक मूवमेंट्स के ज़रिए इसराइलीज़ को मुसलसल ऑन द टोज़ रखा गया। अप्रैल 1973 में एक ऐसा वाक़या हुआ कि इजिप्शियंस के ने कुछ मूवमेंट की बॉर्डर पर और इसराइलियों को लगा कि अब इजिप्शियंस हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया, अपने रिजर्व्स मोबिलाइज़ कर दिए, लेकिन यह हकीकतन डिसेप्शन प्लान का हिस्सा था। कोई अटैक नहीं हुआ और जो इसराइली इंटेलिजेंस चीफ थे अली ज़ीरा, उन्होंने ये कहा था कि कोई अटैक नहीं होगा, मोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे इसराइल को बहुत इकनॉमिक नुकसान होता है। लेकिन जो इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ थे डेविड एलाज़ार, उन्होंने कहा कि नहीं, रिस्क इज़ टू ग्रेट और हमें मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। मोबिलाइजेशन हुई, कोई अटैक नहीं हुआ और इससे जनरल एलाज़ार की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हुई और जनरल अली ज़ीरा का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। बाद में इस चीज़ ने भी एक अहम किरदार अदा किया इजिप्शियंस के सरप्राइज़ में, जो कि उन्होंने 6 अक्टूबर 1973 को दिया। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के दौरान में कई वार्निंग्स इसराइलियों को मिली। कहा जाता है कि 11 से ज़्यादा वार्निंग्स उन्हें मिली, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि 25 सितंबर 1973 को उर्दन के शाह हुसैन बज़ाते खुद इसराइली वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर से मिले और उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि इजिप्शियंस और शामी दोनों मिलकर आप पर विद इन 10 डेज़ अटैक लॉन्च कर देंगे। लेकिन अली ज़ीरा, जो कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, उन्होंने यही कहा कि कोई अटैक नहीं होगा, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि इजिप्शियंस अटैक करेंगे। इसके अलावा आखिरी वार्निंग जो इसराइल को मिली वो थी 5 अक्टूबर को। अशरफ मरवान, जो कि इसराइली एजेंट थे और मिस्री एक बहुत हाई ऑफिशियल और जमाल अब्दुल नासिर के दामाद भी थे, उन्होंने फाइनली 5 अक्टूबर को मोसाद के चीफ को फ़ोन करके बताया कि कल शाम 6 बजे आप पर अटैक आ रहा है। अशरफ मरवान भी इस मामले में थोड़ा सा चूक गए। अटैक का टाइम 2 बजे था, लेकिन मकसद उस वक्त तक पूरा हो चुका था। जनरल अल-शाज़ली ने अपने प्लान में जो गुंजाइश रखी थी वो ये थी कि इसराइल को 3 दिन पहले अगर पता चल गया तो फिर भी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अभी इसराइल को इन्फॉर्मेशन जो मिली वो टोटल 24 घंटे पहले मिली और वो भी फॉल्टी इन्फॉर्मेशन मिली। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 6 बजे अटैक होगा, जबकि अटैक 2 बजे होना था। 6 अक्टूबर 1973 को इसराइल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। इसराइली इस तरह के सरप्राइजेज अरबों को देते चले आए थे, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो रिसीविंग एंड पर थे। दिन के 2 बजे शाम और मिस्र ने साइमल्टेनियसली इसराइल पर हमला कर दिया। अरबों का डिसेप्शन इतना कामयाब और डीप रहा था कि जनरल अल्बर्ट मेंडलर, जो कि इसराइल की तरफ से कमांडर थे सुएज़ कैनाल पर, उन्होंने एक दिन पहले रिक्वेस्ट की थी जनरल गोनन से, जो वेस्टर्न फ्रंट के कमांडर थे और बेसिकली मिस्र के साथ पूरी जंग की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। तो जनरल गोनन को जनरल मेंडलर ने कहा था कि आप जो रिजर्व्स हैं मेरे 10,000 फौजी जो रिजर्व डिवीजन है वो भी आगे आने की इजाज़त दें क्योंकि सिचुएशन कुछ ख़राब लग रही है। जनरल गोनन ने, लेकिन उन्होंने कहा अभी आप कुछ सब्र कीजिए। तो दिन को 2:05 पर जनरल गोनन ने फ़ोन किया अल्बर्ट मेंडलर को और कहा कि अब मेरा ख्याल है कि रिजर्व्स आप आगे मंगवा लें क्योंकि सिचुएशन वाकई ख़राब लग रही है। तो जनरल अल्बर्ट मेंडलर ने इंतहाई कामली कहा कि हाँ जी वाकई, क्योंकि मेरे ऊपर फुल मिज़ल अटैक और आर्टिलरी बैरत चल रही है और मेरे सामने इजिप्शियंस कैनाल को क्रॉस कर रहे हैं। तो डिसेप्शन वॉज कम्प्लीट, द इसराइलीज़ वर कॉट कम्प्लीटली ऑफ गार्ड और हमला इंतहाई सक्सेसफुल साबित हुआ। यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में कहा जाता है कि दे नेवर गो अकॉर्डिंग टू प्लान, बट दिस वाज वन विच डिड गो अकॉर्डिंग टू प्लान। उसी तरह जिस तरह जनरल शाज़ली ने टाइम टेबल्स बनाए थे, मेटिकुलसली वो टाइम टेबल फॉलो हुए। 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख इजिप्शियन फ़ौजी नहर सुएज़ के मशरक़ी किनारे पर आ गए। उनके साथ सैकड़ों टैंक भी ट्रांसपोर्ट करने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने ब्रिजेस भी बिल्ड कर लिए। इसराइलियों को बारलेव लाइन पर बदतरीन शिकस्त हुई और बारलेव लाइन मुकम्मल तौर पर शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गई।
इसराइलियों ने एक काउंटर अटैक अपने आर्मर डिवीजन के ज़रिए लॉन्च किया जो कि मशरकी बैंक के करीब मौजूद था, लेकिन इजिप्शियन एंटी टैंक फायर में 100 के करीब टैंक तबाह हो गए और ये अटैक बुरी तरह फेल हो गया। दूसरी तरफ शाम के फ्रंट पर शाम ने जोलान हाइट्स पर अटैक लॉन्च किया और शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि शामी बहुत जल्दी जोलान हाइट्स को क्रॉस करके इसराइल प्रॉपर गलीली के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और इसराइलियों को ज़्यादा थ्रेट उस वक्त शाम की तरफ से लगा क्योंकि इसराइली अर्बन सेंटर्स जोलान हाइट्स के बहुत करीब थे। तो इसराइलियों ने अपना रिजर्व डिवीजन जनरल मूसा पैलेट की क़यादत में फ़ौरन शामी फ्रंट की तरफ रवाना कर दिया। 8 अक्टूबर को शामी अटैक कुछ कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 2 दिन में इसराइलियों ने उनका जोर कुछ रोक लिया था। तो इसराइलियों ने कहा कि अब हम काउंटर अटैक करेंगे मिस्र पर, और इसराइली अभी भी उसी एरोगेंस में थे कि अच्छा चलें ठीक है, मिस्रियों ने एक ट्रिक पुल कर लिया लेकिन हम इनको अभी शिकस्त फाश दे देंगे और हैं तो अरब ही, फ़ौरन 2 फायर सुन के भाग जाएंगे। उन्होंने अटैक लॉन्च किया और अटैक बहुत बुरी तरह फेल हो गया। सैकड़ों इसराइली टैंक तबाह हुए और इतना डीमोरलाइजिंग फेलियर साबित हुआ कि इसराइली आर्मी चीफ डेविड एलाज़ार ने उसके बाद किसी भी बड़े अटैक से मुमानियत कर दी। उन्होंने कहा अब हम अटैक नहीं करेंगे, अब मिस्री अटैक करें सैम अम्ब्रेला से बाहर निकल कर, तो हम उनका जवाब देंगे और उसके बाद हम अटैक करेंगे जब मिस्री अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में वीक कर देंगे। खुद हम अटैक नहीं करेंगे क्योंकि दैट वुड बी सुइसाइडल बिकॉज क्वाइट क्लियरली मिस्री प्रिपेयर्ड हैं, उनके वेपन्स भी ऑल सिस्टम्स आर रनिंग, उनके वेपन्स एंटी टैंक वेपन्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गए हैं। इस मौके पर इसराइली हाई कमांड ने यह फैसला किया कि मिस्र स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमारे लिए बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजी ये होगी कि हम शाम को जंग से नॉकआउट कर दें। तो उन्होंने शाम की तरफ एक भरपूर अटैक किया, जोलान हाइट से शामी फ़ौजों को आउट कर दिया, लेकिन ये अटैक भी शाम को जंग से आउट करने में नाकाम रहा। इसराइलियों का प्लान था कि वो दमिश्क को थ्रेटन करेंगे और शामी पैनिक होकर सीज़ फायर पर मजबूर हो जाएंगे, उसके बाद वो अपनी फोर्सेस को इजिप्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। 10 अक्टूबर को इराकी फ़ौजें भी शामियों की मदद को आ गईं, फ्रंट को स्टेबलाइज कर लिया गया। 12 अक्टूबर तक इसराइली अटैक मुकम्मल तौर पर स्टॉल हो चुका था और अब दोनों फ्रंट्स पर इसराइली एक शिकस्त किसी सिचुएशन का सामना कर रहे थे कि एक तरफ मिस्र मशरकी किनारे पर काबिज हो चुका था नहर स्वेज़ के, दूसरी तरफ शाम के खिलाफ उनका मेन अटैक फेल हो गया था और अब इराकी फोर्सेस की वजह से यह लग रहा था कि शामी और इराकी मिलकर काउंटर अटैक करके दोबारा जोलान हाइट्स को थ्रेटन कर सकते हैं। इसराइलियों ने इस मौके पर बहुत डिप्लोमेटिक हाइपर एक्टिविटी दिखाई। इसराइली एम्बेसडर ने कहा कि अभी इसराइल की रियासत का फ्यूचर एट स्टेक पर है अमेरिका में, और उन्होंने फ़ौरन अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की। मोशे दयान ने तो यहाँ तक कह दिया कि थर्ड टेम्पल इज़ इन डेंजर, और अमेरिकन्स ने फ़ौरन लबैक कहा। सदर निक्सन ने कहा कि हम इसराइल को किसी भी कीमत पर हारने नहीं दे सकते। हेनरी किसिंजर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर ख़ारजा थे, उनका भी यही ख्याल था कि इसराइल को किसी कीमत पर भी हारने नहीं देना है। तो एक मैसिव अमेरिकन आर्म्स की एयरलिफ्ट इसराइल के लिए स्टार्ट हो गई और ये दुनिया का उस वक्त तक का सबसे बड़ा वेपन्स एयरलिफ्ट ऑपरेशन था जो कि अमेरिकन्स ने किया। इसके अलावा उन्होंने इंतहाई जदीद तरीन और टॉप सीक्रेट वेपन्स भी इसराइल को सप्लाई किए, जिससे इसराइल की कुछ जान में जान आई। नेवरदलेस सिचुएशन दोनों फ्रंट्स पर 12 अक्टूबर तक इसराइल के ख़िलाफ़ जा रही थी। इस मौके पर इसराइल को एक इंतहाई अनलाइकली सोर्स से मदद मिली और ये सोर्स थे मिस्री सदर अनवर सादात। अनवर सादात ने 12 अक्टूबर को मिस्री जनरल साद अल शाज़ली को ऑर्डर किया कि वो सैम अम्ब्रेला से बाहर निकलकर इसराइलियों पर अटैक करें। वजह यह बताई गई कि शाम के फ्रंट पर इसराइल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम अटैक करके इसराइल की तवज्जो शाम से डाइवर्ट करेंगे। जनरल शाज़ली ने बजातौर पर यह कहा कि शाम का फ्रंट तो स्टेबलाइज हो चुका है, दूसरा अगर हम सैम अम्ब्रेला से बाहर निकलेंगे तो इसराइली एयरफोर्स विल पाउंड अस। इसराइली आर्मर जो कि हाई ग्राउंड है जिसके पास अगर हम एडवांस करेंगे वो हमारे टैंकों को तरनवाला बना लेंगे, और शाम की तरफ तो इसराइल को कोई फौज डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारी अपनी फोर्सेस वीक हो जाएंगी और उसके बाद इसराइल काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन अनवर सादात ने जनरल शाज़ली के आर्गूमेंट्स मानने से साफ इनकार कर दिया और इंसिस्ट किया कि 14 अक्टूबर को अटैक किया जाए। 14 अक्टूबर को हुक्म हाकिम मर्ग मुफाजात के मकूले के साथ अटैक किया गया। प्रिडिक्टेबली अटैक बहुत बुरी तरह फेल हो गया, 250 से ऊपर मिस्री टैंक उसमें तबाह हो गए और उसके बाद इसराइल को यह मौका मिल गया। इंटरेस्टिंगली 12 अक्टूबर को ही इसराइली इतने डेस्परेट हो चुके थे
कि वो एक और अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। डेविड एलाजार ने कहा था कि जी मिस्री तो बाहर आ नहीं रहे और अगर वॉर इस सिचुएशन पर एंड होती है तो हमारे लिए ये एक डिफीट है। दूसरा, उनको ये डर भी था कि मिस्री हर रोज़ इंच फॉरवर्ड कर रहे थे। अगर मिस्री अपनी सैम अम्ब्रेला सुएज कैनाल के मशरकी किनारे पर ले आते तो 12 किलोमीटर की बजाय वो 50 किलोमीटर तक एयरफोर्स को ऑपरेट करने से रोक सकते थे। उस सूरत में इसराइल को आधा सिनाई से तो वैसे हाथ धोने पड़ सकते थे और उसके बाद मिस्री और आगे भी बढ़ सकते थे। तो एलाजार ने कहा इट्स डू और डाई, हमने अब ये अटैक करना ही करना है। बहुत डेयरिंग फैसला था कि अगर ये अटैक फेल हो जाता तो उसके बाद इसराइल के रिजर्व्स बहुत थिन आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम अटैक करेंगे। और अगेन अगर इस अटैक की खबर जनरल अल-शाज़ली को मिल जाती तो ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि इस वक्त इसराइल को यह तोहफा मिला कि जो वो चाह रहे थे कि मिस्री अटैक करें, एन उस मौके पर जब वो होपलेस हो चुके थे, मिस्रियों ने उनकी ख्वाहिश पूरी की, अटैक किया, अपने टैंक्स तबाह करवाए, इसराइल को मौका मिल गया। 15 अक्टूबर को इसराइल ने काउंटर अटैक लॉन्च किया और 16 अक्टूबर तक वो काफ़ी सिग्निफिकेंट फोर्सेस में ना सिर्फ इजिप्शियन लाइन में एक होल पंच कर चुके थे, बल्कि उन्होंने कैनाल क्रॉस करके वेस्ट बैंक के अंदर इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी थी कि वो इजिप्शियंस के रेयर को थ्रेटन करें और उनकी सैम अम्ब्रेला को तबाह करें, जो कि सारी की सारी उस वक्त सुएज कैनाल की वेस्ट बैंक पर थी। जनरल शाज़ली ने इस मौके पर अनवर सादात को कहा कि अभी हमारे पास चांस है, इसराइल की सप्लाई लाइन टेनुअस है, उनके पास रूम फॉर मैनूवर अभी कम है, अभी उनकी फोर्सेस पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुई, हमें चाहिए कि फ़ौरन अपने कुछ रिजर्व्स ईस्ट बैंक से वापस वेस्ट बैंक पे लाएं और इसराइलियों को काउंटर अटैक करके अभी ही तबाह कर दें। इस तरह हमने जो 14 अक्टूबर के अटैक के बाद सेटबैक उठाया उसका मदावा भी हो जाएगा। लेकिन अनवर सादात ने दोबारा उनकी लॉजिक मानने से इनकार कर दिया। अनवर सादात का ख्याल था कि अगर हमने कोई फ़ौजी विड्रॉ किए तो उससे पैनिक फैल सकता है। अनवर सादात की ये लॉजिक कि पैनिक फैल जाएगा इस बात पर बेस कर रही थी कि 1967 में पसपाई से पैनिक फैला था, लेकिन ये वाली मिस्री आर्मी 1973 वाली आर्मी 1967 वाली आर्मी से काफ़ी डिफरेंट थी। अनवर सादात ने अलबत्ता अपने इस फैसले से इसराइलियों को मौका दे दिया कि वो अपने अटैक को पूरी तरह डेवलप कर सकें। नतीजा ये हुआ कि इसराइलियों ने काफ़ी सारी सैम अम्ब्रेला भी तबाह कर दी और एक बड़े इलाके पर वेस्ट बैंक पर कब्जा भी कर लिया। इसके अलावा इजिप्शियन 2 आर्मीज़ जो ऑपरेट कर रही थी इसराइल के बॉर्डर पर, एक सेकेंड आर्मी थी जो कि नॉर्थ में थी और एक थर्ड आर्मी थी जो कि साउथ में थी। थर्ड आर्मी के सप्लाई लिंक सुएज के शहर के ज़रिए पास होते थे और सुएज और काहिरा के दरमियान लैंड लिंक को कट ऑफ करके इसराइलियों ने 24 अक्टूबर तक मिस्री थर्ड आर्मी को एनसर्कल भी कर लिया था। थर्ड आर्मी की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी क्योंकि सुएज पर इसराइली हमला फेल हो गया था, तो सुएज शहर तो मिस्रियों के पास ही रहा जिसमें काफ़ी सप्लाईज थी और थर्ड आर्मी कुछ दिन सर्वाइव कर सकती थी। लेकिन उस वक्त इसी तरह का तासुर दिया गया जैसे थर्ड आर्मी का आखिरी वक्त करीब आन पहुंचा है और उस वक्त फिर आलमी कुव्वतों बशमूल रूस के प्रेशर में सीज़ फायर करवाया गया। इससे पहले 22 अक्टूबर को भी सीज़ फायर करवाया गया था जब इसराइल ने थर्ड आर्मी को कट ऑफ नहीं किया था, लेकिन इसराइलियों ने इंतहाई शेमलेसली सीज़ फायर को ब्रेक किया और उसके बाद अपनी पेशकदमी दोबारा शुरू कर दी थी और इस सिलसिले में उन्हें मुकम्मल अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल थी। लेकिन अब 24 अक्टूबर तक रशियंस हैड इनफ और उन्होंने अमेरिकियों को कहा कि अगर आप सीज़ फायर को इन्फोर्स नहीं कराएंगे और अगर आप इसराइलियों की इस ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ को टॉलरेट करते रहेंगे तो हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम यूनिलेटरली इसराइल को रोकें। चुनाचे 24 अक्टूबर को एक सीज़ फायर कर दिया गया जो इसराइल ने दोबारा ब्रेक किया और 25 अक्टूबर को फिर सुएज के शहर पर हमला किया। ये हमला लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। इसके अलावा इसराइल का जो नॉर्दर्न अटैक था सेकंड आर्मी को एनसर्कल करने के लिए वो भी फेल हो चुका था। इसराइलियों को भी नज़र आ रहा था कि अब शायद वो मज़ीद फतूहात हासिल ना कर सकेंगे, जंग में एक स्टेलमेट पैदा हो चुका था। चुनाचे अब इसराइलियों ने सीज़ फायर को मान लिया और 25 अक्टूबर को जंग बंद हो गई। अगर हम इस जंग का एक मुख्तसर सा तज्जिया करें तो कैजुअल्टी रेशोज़ में अगर हम देखें तो इसराइल की कैजुअल्टीज़ अरबों से आधी से भी कम थी, लेकिन पॉपुलेशन फैक्टर में क्योंकि इसराइल की आबादी अरबों से बहुत कम थी उनका प्रोपोर्शनेटली 5 टाइम्स मोर कैजुअल्टीज़ थी बनिस्बत अरब्स के। इसके अलावा अरबों ने इस दफ़ा इसराइल से 1200 मुरबा किलोमीटर इलाका भी नहर सुएज के मशरकी किनारे पर छीन लिया था। ये ठीक है कि एंड पे अनवर सादात की फाश गलती की वजह से उन्हें कुछ सेटबैक्स बर्दाश्त करने पड़े थे और कुछ इलाका मिस्र का वेस्ट बैंक पर इसराइल ने कब्ज़े में ले लिया था, लेकिन शाम के फ्रंट पर उस वक्त सिचुएशन ये थी कि इसराइली ऑन द डिफेंसिव थे और शामी और इराकी एक ऑफेंसिव करना चाह रहे थे जो इसराइल को शिकस्त दे भी सकता था जब सीज़ फायर हो गया। तो मिलिटरीली तो स्टेलमेट ही रहा, लेकिन अरबों ने इसराइल को ये जता दिया था कि वो इसराइल को शिकस्त भी दे सकते हैं, उनको बैक फुट पर भी ला सकते हैं, उनको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं।
इसराइलियों ने इधर कूल एंड काम हेडेड लीडरशिप का सबूत दिया, उनकी लीडरशिप ने पैनिक नहीं किया और मुकम्मल तौर पर लॉजिकल मिलिटरी डिसीजंस वो लेते रहे। जबकि ऑन द अदर हैंड मिस्री साइड पर अनवर सादात एक दो सेटबैक्स के बाद पैनिक कर गए। पहले वो शामी महाज पर कोलैप्स से डर गए जबकि कोलैप्स का कोई ख़तरा नहीं था। फिर वो एक पैनिक के खौफ से उन्होंने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर सही तरह डिप्लॉय नहीं किया इसराइली काउंटर अटैक को रोकने के लिए, और इन गलतियों की वजह से एक लड़ाई जो कि अरब जीत रहे थे वो ड्रॉ में तब्दील हो गई। लेकिन इसराइलियों को अब ये बावर कराया जा चुका था कि बार बार हारने वाले अरब अगर उनसे अब ड्रॉ कर सकते हैं तो अगली बार वो इसराइल को शिकस्त भी दे सकते हैं। और इसराइल इतना छोटा मुल्क था और उसकी आबादी इतनी कम थी कि इसराइलियों को भी ये पता था कि अगर वो एक दफ़ा भी शिकस्त खा गए तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनकी रियासत का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाए। चुनांचे अब इसराइल ने नई स्ट्रेटजी अपनाई। अब उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि यूनाइटेड अरब फ्रंट से बार बार लड़ना उनके लिए रिस्की है, तो अब उन्होंने चाहा कि वो अरबों में फूट डलवा दें और अरबों में किसी एक मुल्क को बाकी अरबों से अलहदा कर दें कंसेशंस देकर। इस सिलसिले में उनकी नज़र इंतखाब मिस्र पर पड़ी और इस सिलसिले में उनको अमेरिकन ताउन भी रहा। अनवर सादात जो कि मिस्री सदर थे और मिस्र ऑफ कोर्स अरबों का सबसे पावरफुल मुल्क था, उनके पास अब दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की राह पर चलें, अमरीकियों के साथ मिलकर सीनाई इसराइलियों से वापस लेने की कोशिश करें और फ़लस्तीनियों, अरबों और मुसलमानों की कॉज को डस्टबिन में फेंक दें और अपना फ़ायदा लेकर साइड पर हो जाए। इस कॉम्प्रोमाइज़ को किसी हद तक डिसऑनरेबल कहा जा सकता है, लेकिन अनवर सादात को इसमें यह फ़ायदे नज़र आए कि इसमें उनका इक़्तिदार मजबूत रह सकता है, उनको अमरीकी एड भी मिल जाएगी, हर रोज़ जंग चल रही है उससे जान छूट जाएगी और वो आराम से मिस्र पर चैन की बांसुरी बजाकर हुकूमत कर सकेंगे अमरीकी एड के साथ। दूसरा ऑप्शन जो प्रोबेबली अगर जमाल अब्दुल नासिर इस वक्त मिस्र के सदर होते तो वो इस ऑप्शन को मुंतखब करते, वो ये था कि इसराइल से जंग जारी रखी जाए। पहले हम हमेशा हारते थे, इस दफ़ा हम नहीं हारे, वी हैव शोन दैट वी कैन इम्प्रूव। अभी इसराइल के ख़िलाफ़ एक अच्छा अरब इत्तेहाद सीमेंट करने का मौका था। अरबों का कॉन्फिडेंस हाई था, वो इसराइल से अगर यूनाइटेड फ्रंट को बरकरार रखते तो एक मुनसिफाना सोल्यूशन फ़लस्तीनी मसले का भी ले सकते थे। लेकिन परसिस्टेंस वॉज द की, हार्डशिप वॉज द की। उन्हें कुछ अरसा और परसिस्टेंस दिखानी थी, हार्डशिप बर्दाश्त करनी थी और जंग भी शायद करने की नौबत आ जाती। ये दो ऑप्शंस अनवर सादात के पास थे। इन दोनों ऑप्शंस में से आखिरकार उन्होंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, देखते रहिए हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। डॉक्टर हसान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।